हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस की इस श्रृंखला में भारत की सभी एग्जामों के लिए एक जीके जीएस की जो एपिसोड नंबर दूसरा है, भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें और इनसे संबंधित राइटरों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्लास को और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। किसी भी प्रकार की प्रश्न संबंधी समस्या होने पर, जीके इसमें संबंधित होने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं भारत की कम से कम 20-25 महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा प्रश्न आता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पहली पुस्तक की बात करें तो आपके सामने पहली पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक की जो रचना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु और उनके मंत्री चाणक्य द्वारा की गई थी। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। चलिए अगर दूसरी पुस्तक देखने की बात करते हैं, दूसरी पुस्तक है हमारे पास जिसका नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम है। तो इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और उसकी बेटी से विवाह किया था। तो उसकी बेटी की देखरेख करने के लिए और उसकी लैंग्वेज को समझाने के लिए, क्योंकि वो भारत की लैंग्वेज नहीं जानती थी, तो इस लैंग्वेज को समझाने के लिए यूनानी एक राजदूत आया हुआ था सेल्यूकस निकेटर का, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसी ने क्या की हुई थी, इंडिका की रचना की हुई थी। इसमें इंडिया संबंधित बातें देखने को मिलती हैं, चाहे मौर्यकालीन इतिहास की बात हो या फिर अन्य समाज राजनीतिक इतिहास की बात हो। इसी में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन की भी जानकारी हमें देखने को मिलती है और कहा गया है पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है समितियों के माध्यम से किया जाता है, इसी में जानकारी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास की योग सूत्र की रचना किसने की हुई थी? तो योग सूत्र जिसमें जो क्या है अष्टांग योग आते हैं, इसकी रचना किसने की थी? तो पतंजलि ने की हुई थी। तो पतंजलि को ही योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। पतंजलि अगर बात करें पुष्यमित्र शुंग के दरबारी इतिहासकार थे, कवि भी थे। इनके द्वारा ही पुष्यमित्र शुंग के जो है अश्वमेध यज्ञों का संपन्न करवाया गया था। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं। अगर अगली पुस्तक की बात करेंगे तो वो है आपकी पुस्तक का नाम है मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो पुस्तक जो है दो शब्दों में जो है, एक में इसमें यूनानी शासक है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बारे में, संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर जो है नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु से क्या करता है, धर्म संबंधी प्रश्न करता है, जिनका उत्तर देते हैं नागसेन, और अंत में वह जो है मिनांडर क्या करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? नागसेन के द्वारा की गई है। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं। तो अगली जो पुस्तक है सरदर्शन है। सरदर्शन कोई एक पुस्तक ना होकर के ये 6 किताबें हैं और इन 6 किताबों में आपको प्रारंभिक 3 ध्यान रखनी है। थोड़ा सा समझिएगा, जो भारतीय दर्शन है वो धर्म से अलग है। दर्शन एक प्रकार के विज्ञान का रूप होता है। इस दर्शन में 2 प्रकार की शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली बात करें आस्तिक दर्शन, दूसरी नास्तिक दर्शन। जो वेदों पर विश्वास करते थे वह आस्तिक थे, जो वेदों पर विश्वास नहीं करते थे वे क्या थे, नास्तिक थे। आस्तिक में बात करें 6 दर्शन है, इनको सरदर्शन कहा गया है। कौन कौन से हैं 6 दर्शन? सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत दर्शन। आपकी ये 6 दर्शन है। इन 6 में से अगर बात करें, और जो नास्तिक दर्शन है वो 3 है। भौतिकवादी दर्शन नहीं कहा जाता है क्योंकि धर्म पर आस्था नहीं रखते हैं। बौद्ध, जैन और चारवाक क्या है आपके नास्तिक दर्शन है। इनमें आपके पूछे जाएंगे जो है आस्तिक दर्शन पूछे जाते हैं। और सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है, ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या बताना है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगली जो हमारे पास पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है उस पुस्तक का नाम है हमारे पास मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस अगर पुस्तक की बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? विशाख दत्त नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। यह क्या है? एक गुप्तकालीन नाटक है। और इस गुप्तकालीन नाटक में चारुदत्त नाम की एक ब्राह्मण और बसंत सेना की कहानी का वर्णन किया गया है। बड़ी ही दुखांत घटना है। कभी इसमें देखिएगा, प्लेलिस्ट में शायद आपको वीडियो इसका विस्तृत वीडियो मिल जाएगा।
तो इसे याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राक्षस क्या होता है, विशाल राक्षस होता है, विशाल से याद कर सकते हैं विशाख, और राक्षस से याद कर सकते हैं मुद्रा राक्षस। तो गुप्तकालीन रचना है और इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त है। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं, और अगली पुस्तक जो है हमें मिलती है कालिदास जी की पुस्तकें मिलती हैं। कालिदास तो कहें तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से सर्वश्रेष्ठ थे। यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इनके क्या है, 3 नाटक हैं, कालिदास जी के 3 नाटक हैं। वो कौन कौन से हैं, इनमें अगर देखेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। विक्रमोर्वशीय में बात करें तो राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी की जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्रम में बात करें दोस्तों तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी अग्निमित्र और विदर्भ राज्य की कन्या मालविका की जानकारी मिलती है, जो कि क्या है, ये मालविकाग्निमित्रम नाम की रचना हो जाती है। ये इनके क्या 3 नाटक हैं। अगर इनके खंड काव्य की बात करें तो 2 खंड काव्य हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो इसमें मेघदूतम और ऋतु संहारम क्या है, इनके 2 खंड काव्य हैं। तो ऋतु संहारम में प्रकृति का वर्णन किया है, मेघदूतम में भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है कि जो है एक यक्ष जो है वो ये भी प्रेम कथा से संबंधित है कि एक यक्ष बादलों को अपना दूत बना करके किस प्रकार से अपने प्रेमिका के पास संदेश भेजता है, और उनके प्रेम में बिच्छोह के कारण काफी दर्द मतलब महसूस कर रहा है, और बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है। इनके महाकाव्यों की बात करें, 2 महाकाव्य हैं, एक है आपके पास में रघुवंशम और एक है आपके पास में कुमार संभवम। रघुवंशम में बात करें तो भगवान श्री राम के वंशज जो थे उनके रघु के 10 वंशजों का वर्णन किया गया है, और कुमार संभवम में जो है कुमार यानी कि यहाँ पर कार्तिक का आशय है, जो शिव जी के पुत्र थे, तो कार्तिक के जन्म की कहानी बताई गई है। चलिए अगले पुस्तक की बात करते हैं। अगर ये थे आपके कालिदास बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी। अगली पुस्तक की बात करें तो वो है बृहत संहिता, और बृहत संहिता की रचना किसने की हुई है, भारत के महान वैज्ञानिक खगोल शास्त्री जिनका नाम ब्राह्मी द्वारा रचना की गई। देख सकते हैं इनके हाथ में जो पुस्तक है चित्र में है, तो क्या है, बृहत संहिता है, और इसकी रचना किसने की हुई थी, ब्राह्मी द्वारा की गई थी। गुप्त काल में यह रचना की गई थी। अगली पुस्तक की बात करें तो मणिमेखला है। मणिमेखला ये दक्षिण भारत का एक क्या है, नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, ध्यान रखना। इसकी रचना की गई थी शीतलय सतनार, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए सुधार दीजिएगा, शीतलय सतनार है, और इसने क्या की हुई है, रचना की हुई है। इसमें जो है ये भी एक प्रकार की प्रेम कथा है, और इसका जो पति है कणग्गी नाम की वेश्या रहती है, उससे संभवतः उसका क्या रहता है, संबंध रहता है। तो ये औरत क्या करती है, अपने पति को जो है अंत में सब कुछ खर्चा करने के लिए मणियों से युक्त अपना क्या देती है, कंगन दे देती है, और वो क्या कर देता है, जाकर के वो वेश्या को दे देता है। अंत में वो वेश्या कंगन को जो है राजा को दे देती है, और जब राजा को ये बात पता चलती है कि वैसा ही कंगन मेरी महारानी के पास था जो गायब हो गया है, तो फिर इस व्यक्ति को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। और ये व्यक्ति हालांकि निर्दोष होता है। जब यह बात जो है सती को पता चलती है, जो वास्तविक इसकी पत्नी थी, तो वो पूरे मदुरै नगर को तबाह कर देती है। इसी के प्रभाव से आगे चलकर के मीनाक्षी माता मंदिर को जो है प्रसिद्धि मिली और उनकी पूजा प्रारंभ हुई, इसी घटना का जिक्र है। तो मणिमेखला की रचना किसके द्वारा की गई थी, शीतलय सतनार द्वारा। थोड़ा सा याद करने के लिए मैं हिंट दूंगा यहाँ पर कि अगर तुम्हें मणि मिल जाए तो क्या हो जाओगे, शीतल हो जाओगे। तो इस प्रकार से याद कर लेना, मणिमेखला शीतलय सतनार। अगली पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक है पाणिनि की पुस्तक है। और दोस्तों पाणिनि की बात करें तो पाणिनि जो है लिखी हुई है अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी हुई है। इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत व्याकरण का ये भारत में पहला ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना किसने की हुई थी, पाणिनि द्वारा की गई थी, अष्टाध्यायी पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात करते हैं, वो है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, भरत मुनि द्वारा की गई थी। आज जितना भी संगीत सिस्टम प्रचलित है उसका मूल आधार क्या है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र। चाहे आप किसी भी प्रकार के रसों की बात करें या फिर कोई अन्य की बात करें, ये सभी क्या है, नाट्यशास्त्र में देखने को मिलती है। संगीत के जो 7 स्वर हैं ये देखने को मिलते हैं। हालांकि प्राचीनतम स्रोत जो है सामवेद में भी कुछ हद तक देखने को मिलता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से पहली बार यहाँ जानकारी देखने को मिलती है। अगली पुस्तक की बात करें, वो हैं 3 पुस्तकें हैं, और उस कवि का नाम है जो लिखने वाले हैं भवभूति हैं, महाकवि भव। कौन सी पुस्तकें लिखी हुई हैं, 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं। उनमें से पहली पुस्तक है मालती माधव, दूसरी पुस्तक है उत्तर रामचरितम, तीसरी पुस्तक है आपकी महावीर चरितम। कभी अगर समय मिलेगा तो इनके बारे में डिटेल एक करके वीडियो बनाऊंगा, काफी लंबी इनकी कहानी है। मालती माधव की बात करें तो विदर्भ राज्य की कन्या मालती और जो कन्नौज राज्य का
माधव है, ये दोनों में क्या होता है, काफ़ी प्रेम प्रसंग होता है। बहुत ही क्या है, मार्मिक कहानी है। इसमें जो है कपाल घंटा नाम का एक क्या रहता है, तांत्रिक रहता है। वो जो है मालती की बलि चढ़ाने लगता है। माधव यहाँ पर आकर के बचाता है और बचाने के पश्चात दोनों में प्रेम प्रसंग होता है। काफ़ी विरह की कहानी है। तो इसमें 6-7 पात्र हैं, कभी देखेंगे डिटेल से। तो मालती माधव एक प्रकार का नाटक है जिसकी रचना किसने की हुई है, बहुभूति द्वारा की गई है। उत्तर रामचरितम की बात करें तो ये भी क्या है, एक इन्हीं का नाटक है, महावीर चरितम भी। उत्तर रामचरितम में अगर बात करें तो श्री राम जी के जो है वनवास से लेकर के वापस लौटने तक की इसमें घटना का जिक्र मिलता है। और महावीर चरितम में बात करें तो भगवान श्री राम के वापस आ जाने के बाद जब वो अयोध्या में आ जाते हैं और सीता से विच्छोह होता है, तो ये सभी बातों का जिक्र मिलता है। तीनों पुस्तकें किसकी हैं, ये तीनों पुस्तकें बहुभूति की हैं। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे कौन, बहुभूति। अगली बात करते हैं, और अगली पुस्तक है जो है बाणभट्ट, एक कवि का नाम है जो कि हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन सुना होगा आपने। 6वीं शताब्दी में जब भारत का क्या हो जाता है, छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं, तो एकमात्र केंद्रीय सम्राट जिसने पूरे भारत को एकीकृत किया था, उनके द्वारा उनके दरबार में एक कवि रहता है जिसका नाम है बाणभट्ट। ये मध्य प्रदेश के कवि थे। इनके द्वारा 3 पुस्तकों की रचना की जाती है। वो कौन कौन से हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक नाम की पुस्तकें हैं। हर्षचरित में अगर बात करें तो ये जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है, इतिहास के हर्ष के चरित्र का वर्णन करती है और इसी में संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद लग रही है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अंत में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये सब देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी एडिटिंग में समय लगा हुआ है ताकि प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट मिल सके। अगली पुस्तक की बात करते हैं। अगली देखेंगे तो एक कवि का नाम है जिसका नाम है अश्वघोष है। और अश्वघोष देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में। अश्वघोष जो है एक बौद्ध विद्वान थे और इन्होंने जो है कनिष्क का आपने नाम सुना होगा, कनिष्क के दरबारी कवि थे। उनके दरबार में रहते हुए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग क्या है सुधारिएगा। बुद्ध चरितम पुस्तक का नाम क्या है, एक बार बोल रहा हूँ, बुद्ध चरितम पुस्तक का नाम है, यानी कि बुद्ध के चरित्र के बारे में जो जानकारी देती है पुस्तक कौन सी है, बुद्ध चरितम है। और इसकी रचना किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। कनिष्क के ये दरबारी कवि थे। अगली पुस्तक की बात करते हैं। अगली पुस्तक है जो है हुमायूं नामा है। और हुमायूं नामा दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की ये पुस्तक है और इसकी रचना जो की हुई थी बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी इस पुस्तक की रचना। और इसमें जो है हुमायूं के शासनकाल, हुमायूं के अभियान और हुमायूं संबंधित अन्य जानकारी देखने को मिलती है, अर्थात मध्यकालीन इतिहास का ये स्रोत है। अगली पुस्तक की अगर बात करें तो वो पुस्तक है किताब उल हिंद। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप चाहे कितने भी स्टार लगा लीजिए, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अल बरूनी नाम का एक विद्वान जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया हुआ था। ध्यान रखिए, कुछ फैक्ट अलग से नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। ये प्रश्न आता है कि भारत में जो भारतीय हिंदू ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो कौन था, अल बरूनी ही था। अल बरूनी ने किताब उल हिंद भारत में यात्रा की और एक किताब लिखी जो किसके बारे में है, हिंद के बारे में है। गजनबी के साथ में, महमूद गजनबी के साथ में भारत आया हुआ था। तो ये कौन है, अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं। और अगली पुस्तक है हमारे पास वो है रेहला। और रेहला पुस्तक की रचना की हुई थी इब्न बतूता नाम के एक मोरक्को यात्री जो थे। कौन थे, मोरक्को के एक यात्री थे, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था और उसने भारत यात्रा की। यह किस किस समय पर आया हुआ था भारत में, 1333 ईस्वी में आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, ये तुगलक वंश का शासक था, उसके समय पर कौन आया हुआ था, आपका ये व्यक्ति जिसका नाम है इब्न बतूता आया हुआ था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है, ये इसे काजी भी नियुक्त किया गया था। धर्म का जो न्यायिक अधिकारी होता है उसे काजी होता है। बाद में भ्रष्टाचार के कारण इसे क्या कर दिया गया था, हालांकि दंड भी दिया गया था, तो अलग बात है, देखेंगे कभी जब इतिहास पढ़ेंगे हम कभी तो देखेंगे। ये पुस्तक कौन सी है, इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। अगली पुस्तक की बात करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप चाहे कितने भी स्टार लगा लीजिए। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज तरंगिणी की रचना किसने की थी, तो राज तरंगिणी की रचना महाकवि कल्हड़ द्वारा की गई थी। तरंगिणी का आशय यहाँ पर क्या है, अध्याय से है, और राज का आशय क्या है, जो कि है राजकीय, मतलब राजाओं के शासन के बारे में जानकारी देती है। तो राज तरंगिणी, इसमें लगभग 8 तरंगे हैं, यानी कि 8 अध्याय हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक है वो, इसका नाम है राज तरंगिणी, कश्मीर के बारे में जानकारी देती है, कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात करते हैं।
हालांकि ये आपसे राइटर का नाम तो नहीं पूछा जाएगा किसने रचना की थी। चचनामा पुस्तक का नाम है। चचनामा क्या है? पुस्तक का नाम है। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है किस पुस्तक में अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ सिंध यानी कि सिंध का इतिहास, क्योंकि जो अरब आक्रमण था, क्या नाम था भाई, मोहम्मद बिन शाम नाम था उसका शायद, मोहम्मद बिन कासिम, हाँ कासिम नाम था। कासिम ने जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, और भारत में क्या था किया हुआ, पहला आक्रमण था। और प्रथम आक्रमण की जानकारी किसमें देखने को मिलती है? चचनामा में देखने को मिलती है। और क्या था इसमें कि रावर का युद्ध हुआ था किसके मध्य में? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर सेन के मध्य में क्या हुआ था? रावर का 712 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में दाहिर सेन की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और ये युद्ध जो है कौन? मुस्लिम जीत गए थे। सिंध को उन्होंने 12वां प्रांत बनाया था अपने मतलब राज्य का। और इनकी जो रानी क्या हुई थी? सती हुई थी। आगे वक्त कभी बात करेंगे जब हम सिंध का इतिहास पढ़ेंगे अलग से, इतिहास की भी क्लासेस में करवाऊंगा, उसमें इन्हें विस्तृत में लिंक करके करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अगली पुस्तक की देखते हैं। हालांकि इसकी अगर कभी पूछ ले कि लेखक कौन थे, नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रख लेना काजी इस्माइल ने इस पुस्तक को लिखा हुआ था। अरब आक्रमण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? चचनामा है। अगली पुस्तक की बात करें तो अगला तो व्यक्ति ही अलग है जिसने भारत में समाज सुधारों की नींव रखी थी। उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय, जिन्हें समाज सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई थी प्रीसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक लिखी हुई थी, और इन्होंने जीसस के बारे में इसमें बताया हुआ है। टू गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट भी इन्हीं की पुस्तक है। टू गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ये क्या थे भाई? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे तो क्या कहते? सभी देवताओं का विरोध करते थे, यानी कि बहुदेववाद का विरोध कर रहे थे। क्या कहते थे कि एक देवता की पूजा करो, इनका कहना ऐसा था। राजा राम मोहन राय का टू गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, इसका मतलब होता है कि जो एकेश्वरवादी हैं अर्थात एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके लिए मैं उपहार लेकर के आया हूँ। ऐसी पुस्तक इनकी। राजा राम मोहन राय ने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। और इनकी बात करें तो इन्होंने सती प्रथा का अंत कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका अंत 1829 में विलियम बेंटिक के समय धारा 17 के तहत किया गया था। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जिनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। इनकी दो पुस्तकें हैं ये। अगली पुस्तक की बात करते हैं। ये हैं महान समाज सुधारक हमारे भारत के, दलित समाज से आने वाले और दलित समाज को एक उचित न्याय दिलवाने की दिशा में बेहतर काम करने वाले महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। 1873 में इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था, और संगठन का नाम क्या था दोस्तों? सत्य शोधक समाज नाम था। इन्हीं का नाम था सत्य शोधक समाज के संगठन का। अगली बात करते हैं। ये भी भारत के महान समाज सुधारक ही रहे हैं। इनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। दोस्तों, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाने वाले और भारतीय सनातन संस्कृति को जागरूक कर हमें गर्व सिखाने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और इन्होंने ही पहली बार हिंदी को किया, समर्थन किया, स्वराज शब्द दिया और भारतीय संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का जो नाम है आपके सामने दिख रहा है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि इन्होंने कहा था वेद पूर्णतः सत्य हैं। इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम था आर्य समाज, 1875 में बनाया गया था। अगली बात करें तो अगले व्यक्ति हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और उनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ये धार्मिक पुस्तक है, थोड़ा सा गीता के बारे में है। दोस्तों, इन्होंने नारा दिया था, ये नारा भी कई बार पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगली पुस्तक की बात करें वो है लाला लाजपत राय की पुस्तक। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया, और इन्होंने इटली के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में जानकारी दी हुई है। उनकी लिखा हुआ है मेजनी गेरिबोल्डी की जो है जन्म कथा ऐसी लिखी हुई है। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या कहा था कि जब लाहौर में क्या साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी सर पर लाठी लग जाने के कारण मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने नारा दिया था कि मेरे सर पर जो है आपकी लाठियों का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक कील के समान साबित होगा। साम्राज्य के लिए जो आप मेरे सर पर लाठियों का प्रहार कर रहे हैं, यह एक दिन साम्राज्य के लिए लोहे की कील के समान साबित हुआ। और वही हुआ आगे चलकर कि सभी लोगों द्वारा क्या किया गया, इनके अपमान का बदला लिया गया। तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। अगली पुस्तक की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंडिया अनरोस्ट, ता नहीं है अंत में, टाटा वाटर है। इंडिया अनरोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान रखिए, वेलेंटाइन सिरोल जो क्या थे, एक अंग्रेज इतिहासकार, इन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी। और पुस्तक में क्या कहते हैं कि भारत में जो है इतना आंदोलन चल रहा है, इतना अशांति चल रही है,
तो इस जो इंडिया अनरोस्ट है, इसका हिंदी अनुवाद होता है भारत में अशांति। तो उसमें बताते हैं कि भारत में अशांति के लिए कौन उत्तरदायी है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं हुआ है कि अशांति के लिए 2 लोग उत्तरदायी हैं। वो कौन-कौन से हैं? एक जो अभी हमने देखा पिछले महान समाज सुधारक है स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को जागरूक करके जो भी अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई थी ना, तो सभी लोग अपनी संस्कृति में गर्व करने लगे थे और ब्रिटिश संस्कृति क्या करने लगे थे, कपड़ों का त्याग करने लगे थे। अंग्रेजों को बहुत घाटा लगा था। और दूसरी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, तो 2 व्यक्ति कहता है अशांति के भारत में 2 कारण है, एक है बाल गंगाधर तिलक है और दूसरा है दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक क्यों है? क्योंकि तिलक ने जिस प्रकार से भी गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाए थे, उससे बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़े जुलूस निकाले गए थे और पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई थी। तो इन 2 कारणों से इन 2 लोगों को क्या कहा जाता है, भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। इंडिया अनरोस्ट पुस्तक, जिसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। अगली बात करते हैं महात्मा गांधी। तो गांधी एक इतिहास की शख्सियत ही अलग है। आप जानते हैं सभी लोग, दुनिया में गांधी के जो है नाम ही अलग है, हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। इसके पहले मैं इनका एक कथन बता दूं कि क्या नाम था भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी के बारे में कहता है कि आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी जैसे व्यक्ति भी एक सामान्य हाड़ मास से बना हुआ व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ था, ऐसा भरोसा नहीं करेगी। इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, पूना पैक्ट के बाद में हरिजन नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। सत्य के साथ मेरी प्रयोग, इनकी क्या है, आत्मकथा है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कभी अगर जीवन में समय मिले, जब सक्सेस हो जाइएगा तो निश्चित रूप से इस किताब को पढ़िएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसने की हुई है, और ये महात्मा गांधी ने की हुई। इसमें काफ़ी ज़्यादा वो मतलब बताते हैं कि सत्य का साथ देने पर क्या परिणाम मिल सकते हैं और किस प्रकार सत्य जीत सकता है, किस प्रकार सत्य हार सकता है। ये सभी सत्य की इन्होंने ताकत बताई हुई है, और जो इनके जीवन के सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, इसमें इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। हिंद स्वराज की बात करें तो ये भी रचना किसकी है, महात्मा गांधी की है। और हिंद स्वराज में अगर देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि हिंद जो हमारा राज होगा, स्वयं का राज्य होगा, किस प्रकार से भारत में विकास होगा, किस प्रकार से आगामी यानी कि भविष्य का भारत होगा। पंचायती राज की अगर बात करें दोस्तों, तो सपना किसका है, गांधी जी का सपना है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, हिंद स्वराज में देखने को मिलती है। स्वराज मतलब स्वयं का राज, हिंद मतलब हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान स्वयं का राज्य होगा तो कैसा होगा, ऐसी परिकल्पना किसमें की गई, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में की गई है। इंडियन ओपिनियन, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, सुधार कीजिएगा, ओपिनियन है, ओपिनियन जो है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निकाला हुआ था। कहाँ पर, ये इन्हीं का अखबार है, दक्षिण अफ्रीका में निकाला हुआ था। महात्मा गांधी के बारे में देखना, मैं कभी अगर इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको 1-2 क्लास में नहीं, कम से कम मैं डेली इसे 10 घंटा से कम नहीं पढ़ाऊंगा। इतना डीपली जो है इनके बारे में पढ़ना होगा, तभी इनकी जो है बायोग्राफी को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। फिलहाल तो इतना ही कहूँगा कि इन्हीं किताबों को याद रखिए और बस। आगे देखते हैं, अगले हैं भारत के एक महान देशभक्त हैं जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इनकी पुस्तक का नाम है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की है। भारत का संघर्ष, यानी कि भारत किस प्रकार से आज़ादी का संघर्ष कर रहा है, पुस्तक किसने लिखी हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें दोस्तों, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के संगठन की स्थापना की हुई थी। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1943 में कहाँ पर, सिंगापुर में एक कैप्टन बने हुए थे। बात करेंगे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज किस प्रकार से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, भयानक बात करेंगे इसमें। जो अगला प्रश्न है, भारत के महान समाज सुधारक हैं, संविधानविद हैं, आप देख पा रहे हैं सामने हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनके द्वारा जो लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें हैं। लेकिन फिलहाल हमें क्या है, कुछ एग्जाम की सीमाओं में भी बंधे रहना है, तो एग्जाम के हिसाब से बात करूँ तो वेटिंग फॉर वीजा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है, और इनकी क्या है, आत्मकथा भी है। थॉट ऑफ पाकिस्तान 1940 में लिखी हुई थी। पाकिस्तान के विभाजन का विचार इसमें बताया हुआ था कि विभाजन होगा एक दिन। ये जो बात करें, प्रारूप समिति जो संविधान सभा की एक समिति थी, इसका नाम था प्रारूप समिति, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके द्वारा 1920 में बहिष्कृत भारत नाम का एक संगठन बनाया गया था। संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा संगठन का नाम था, और उस संगठन के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी, उस पत्रिका का नाम क्या था, बहिष्कृत भारत था। बहुष्कृत नहीं, बहिष्कृत भारत था। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, सब कुछ मोबाइल से होता है, यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, हालांकि बाद में लैपटॉप में आता है। थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, लेकिन बहुत जल्द मैं क्या कर लूँगा, यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्द ही मैं
एक विस्तृत बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगली पुस्तक की बात करते हैं। अगली पुस्तक है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है कि नील दर्पण पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। तो नील दर्पण पुस्तक की रचना की गई है दीनबंधु मित्र द्वारा की गई है। और ये पुस्तक में जो है नील विद्रोह की जानकारी मिलती है, जो कि किसानों द्वारा किया गया था। 1863 में किया गया था। शुरुआत होती है, हालांकि लंबे समय तक चलता रहा। जो नील बागान के मालिक थे, उनके जो है अंग्रेज लोग थे और वो क्या कर रहे थे, किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे थे। तो उसके विद्रोह की जानकारी कहाँ देखने को मिलती है, नील दर्पण पुस्तक पर देखने को मिलती है। अगली बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा हुआ था और उनके उपन्यास का नाम क्या है, आनंद मठ जो है। नीचे थोड़ा सा देखिएगा, आनंद मठ नाम का उपन्यास किसने लिखा हुआ था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक पर दोस्तों वंदे मातरम गीत की जानकारी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो है सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है और सन्यासी विद्रोह में ही पहली बार ये वंदे मातरम नाम का गीत गाया गया था। बाद में से क्या कर लिया गया था, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, भारत का राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया था। तो चाहे वंदे मातरम की जानकारी हो, चाहे सन्यासी विद्रोह की जानकारी हो, कहाँ देखने को मिलती है, आनंद मठ नामक उपन्यास में देखने को मिलती है। अगली पुस्तक की बात करें, इन्हीं की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भी इतना उम्मीद भी नहीं थी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, लेकिन ये अभी देखिएगा MPPSC 2024 का एग्जाम हुआ है, उसमें मैं भी दिया था और ये पुस्तक पूछ ली उसने कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक दुर्गेश नंदिनी नामक जो उपन्यास है किसकी रचना है। तो ध्यान रखिए किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना है। ये अभी 2024 में पूछी गई है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना। अगली किताब देखते हैं और अगली पुस्तक है आपके सामने, जिस व्यक्ति का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या लाइनें हैं गजब की, कि उन्होंने कहा था कि मैं जीना चाहता हूँ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बीच में, मैं जीना चाहता हूँ प्रकृति और सौंदर्य के बीच में, काश मुझे भी ऐसी जगह मिल जाए जीने वाले दिलों के बीच में। ये लाइनें किसकी हैं, प्रकृति प्रेमी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1913 में, गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी। और 1913 में जो है, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार भी इस पुस्तक को मिल चुका है। इनकी किताबों की बात करें तो गीतांजलि, गीतमाल्या, बालिका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान की रचना किसने की हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की हुई थी। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं दोस्तों। ये हमारी क्या है, यहाँ तक जो है किताबें पूरी होती हैं। और आज का ये सेशन कैसा लगा है आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम ही क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है और इसका जो है कोई विकल्प नहीं होता है। मित्रों ये क्लास अगर पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि जितना भी आप सपोर्ट करेंगे बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छे माध्यम के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। यकीन मानिए मुझे बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका हूँ, इंटरव्यू सिलेक्टेड हूँ, मेंस से कई बार लिख चुका हूँ, तो काफ़ी अनुभव है। यकीन मानिए अनुभव आपको सस्ता मिल रहा है, इसे यूज कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।